हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, और उसी को रिलेट करते हुए हम रोज़ नेक्स्ट करके उसके वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम देखते हैं। देखो, हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा था कुछ कुल मिला के, तो यहाँ पर कुछ बातें और है। जैसे यहाँ पे कुछ बातें और आती है कि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंड आरडी की शुरुआत किस पर्पज से हुई। आरडी की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी थी। एक टर्म्स आती है रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हो, चैप्टर हमने पहले पढ़ भी लिया। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अलैंगिक एसेक्सुअल, और एक होता है सेक्सुअल लैंगिक। एक अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर आप बात करते हो तो इसमें आप एक बात बिल्कुल अच्छे से जानते हो। अलैंगिक जनन की हम बात करें, अलैंगिक जनन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना स्टोर रहती है, या संरक्षित कह सकते हो आप, स्टोर रहती हैं या संरक्षित कह सकते हो आप। ठीक है, संग्रहित बोल सकते हो आप। लैंगिक जनन में सूचनाएं स्टोर नहीं रहती, ये ट्रांसफर होती हैं। आप जानते हो इस चीज को। ठीक है, लैंगिक जनन में जो ब्रीड तैयार होती है आपके पास, तो परंपरागत तरीकों से अगर हम देखा जाए, हमारे पास जो ब्रीड आती है, जो नस्ल हम बनाते हैं, तो चाहे पादप प्रजनन में देख लो आप, चाहे पादप प्रजनन की बात कर लो, या फिर आप जंतु प्रजनन की बात कर लो, दोनों के अंदर ही आज बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी नस्लें सुधार के दे दी है, ताकि बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन बढ़ता रहे, उत्पादन अच्छा मिलता रहे। ऐसे दूधारू पशु बना लिए गए हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। ठीक है भाई, आईवीएफ कर लो उनका स्टार्ट में ही, तो ऐसे दूधारू पशु बना लिए गए हैं जो अच्छे प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहाँ संकरण के तरीके बायोटेक्नोलॉजी पे टिक नहीं सकते, क्या टिकेंगे ही? जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ये प्लांट जो होता है उसमें फल ज़्यादा लगते हैं, ये प्लांट उसमें फल ज़्यादा तो लगते हैं, लेकिन इस प्लांट की एक कैपेसिटी है कि ये इससे कम जल में ही जीवित रह जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका डीएनए और इसका डीएनए मिला के एक नया प्लांट तैयार कर दिया। अब ऐसा प्लांट है जिसमें फल भी ज़्यादा लगते हैं और पानी भी उसको कम चाहिए, तो बढ़िया बात हुई ना, बायोटेक्नोलॉजी का बढ़िया रूप मिल गया ये में। तो ऐसे तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो ये परंपरागत विधियों को सुधारता है, क्योंकि परंपरागत विधियों में आपने देखा वांछित लक्षणों के साथ अवांछित लक्षण भी जाते हैं। परंपरागत विधियों में वांछित लक्षणों के साथ अवांछित लक्षण भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक प्लांट है और उसी के जाति के परागकण उस पर आ रहे हैं, तो उसकी जाति कोई 5 प्रकार की हो सकती है, तो अपनी जाति को तो एक्सेप्ट करेगा ही वो। तो हो सकता है वो बढ़िया भी बन जाए, हो सकता है वो खराब भी बन जाए। तो परंपरागत तरीकों में सुधार करने के लिए हमने आरडी को तैयार किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार किया। इसमें हम सिर्फ वांछित टुकड़े को ही डालेंगे, उस टुकड़े को नहीं डालेंगे जो अवांछित है, जो हमें नहीं चाहिए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो परंपरागत संकरण की विधियों में। ठीक है, परंपरागत संकरण की विधियों में किस प्रकार से सुधार किया गया ये दे रखा है। विजातीय डीएनए खंड का गुणन या रेप्लिकेशन करवाना। ठीक है, नेक्स्ट बात है पुनर्योग्य डीएनए का निर्माण। देखो, इस बात को आप समझो अच्छे से। आरडी के बारे में बात कर रहे हैं, आरडी की बात, इसको आप हिंदी में कहोगे पुनर्योग्य डीएनए।
क्या कहोगे? पुनर्योग्य डीएनए। देखो स्टेनले कोहेन, याद रखोगे नाम स्टेनले कोहेन। और एक नाम और याद रखोगे आप, हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर, इनकी प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया था? अपनी प्रयोगशाला में इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया भाई, इस बैक्टीरिया का नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या नाम था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम प्लाज्मिड भी होगा, तो इसका मूल प्लाज्मिड इन्होंने निकाल लिया, यानी प्लाज्मिड इन्होंने निकाल लिया। प्रतिरोधी जीन लाके इसमें जोड़ दिया भाई, इसकी कोडिंग और इसकी कोडिंग दोनों की अलग रहेगी। प्रतिरोधी जीन लाके इसमें जोड़ दिया और जोड़कर ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में डाल दिया, ठीक है, प्रतिरोधी जीन जोड़ के ई कोलाई में डाल दिया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आरडी बनाया था वो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की प्रयोगशाला में तैयार हुआ था। इन्होंने किससे बनाया था ये भी आप याद रखो। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु से प्लाज्मिड निकाला और उससे विजातीय खंड को जोड़कर, ठीक है, प्रतिरोधी जीन को जोड़कर ई कोलाई में डालकर उसकी कॉपी तैयार की थी। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा, डीएनए लाइगेज से उन्होंने जोड़ा था। जोड़ने के लिए याद रखना डीएनए लाइगेज काम आएगा, और जो बना उसको संकर काइमेरिक या फिर रिकॉम्बिनेंट। आप इसको संकर डीएनए कह सकते हो, काइमेरिक डीएनए कह सकते हो, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हो। ठीक है, जिनका यूज किया था वो थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप आणविक केचिया भी कह सकते हो। ठीक है, प्रतिरोधी प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ दिया था इन्होंने, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ा था। ठीक है, ई कोलाई में डालकर स्थानांतरित किया था। और ई कोलाई के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ऑब्वियसली किसके काम आएगा, वो आगे रेप्लिकेशन करवाने के लिए काम आ जाएगा, तो वहाँ से रेप्लिकेशन करवा देता है। ठीक है, अच्छा, इसी चीज़ को आप क्लोनिंग कह रहे हो, प्रतिरोधी जीन की इसको क्या कह रहे हो आप? क्लोनिंग। क्लोनिंग का वर्ड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कॉपी तैयार होना क्लोनिंग कहलाता है। किसी भी जीव में आनुवंशिक रूपांतरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम वांछित जीन को निकालेंगे, पहचान करेंगे। भाई आप ये बोल रहे हो कि इंसुलिन का जीन है, किसका जीन है? इंसुलिन का जीन है, तो आप उसको निकालोगे तो सही आइडेंटिफाई तो करोगे ना। भाई आप किसका इंसुलिन निकाल रहे हो? आप ह्यूमन का इंसुलिन निकाल रहे हो, आप किसी कैटल का इंसुलिन निकाल रहे हो, आप किसका इंसुलिन निकाल रहे हो? ठीक है, किसी मवेशी का निकाल रहे हो, किसी ह्यूमन बॉडी से निकाल रहे हो, मंकी से निकाल रहे हो, कहाँ से निकाल रहे हो आप इंसुलिन? तो उस इंसुलिन को निकालना से पहले का जो चरण है वो है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना। उसके बाद में वांछित जीन को डीएनए खंड का प्रपोसी में
यानी वांछित जीन या डीएनए खंड को ऑब्वियसली प्लाज्मिड की सहायता से जोड़कर, वाहक की सहायता से जोड़कर प्रपोसी में डाल दिया जाता है। देन अगली बात होती है स्थानांतरित डीएनए को प्रपोसी में सुरक्षित रखना जरूरी है। वो गया और जाते ही मर गया तो क्या मतलब हुआ। और उसकी संतति में स्थानांतरित आगे आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चीज़ देखना। तो ये 3 चरण आपके पास आते हैं। अब पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के जो साधन है वो कौन कौन से हैं आपके पास, ये बात याद रखोगे आप। टूल्स एंड टेक्निक। अब मैंने डायरेक्ट बताया, मैंने आपको क्या बोला कि आप आरडी बना रहे हो, आप विजातीय डीएनए ले रहे हो, प्लाज्मिड में जोड़ रहे हो, जोड़ने के बाद आप उसको होस्ट में डाल रहे हो, ये कर रहे हो, तो कितने सारे साधन काम में आए होंगे। अभी तो नॉर्मल सी बात बोल दी। आप जहाँ से निकाल रहे हो उस कोशिका को भी आपको खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, निकलने के बाद वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है देखना पड़ेगा, फिर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के लिए दूसरा एंजाइम लगाना पड़ेगा, फिर आप उसको होस्ट में डाल रहे हो तो ऐसे डाल दोगे क्या। होस्ट में डालने की भी टेक्निक है, कैसे तरीके से डालोगे। भाई मैंने बना के तैयार कर लिया, अब मैं इस होस्ट में डालूंगा तो कौन सी तकनीक से डालूँ। भाई मैं इसका जो सूक्ष्म छिद्र उनको कैसे बढ़ाऊँ, उसको बलपूर्वक डालूँ, कैसे डालूँ मैं उनको, ठीक है। फिर जो कॉपी हो रही उसको देखना कि कॉपी हो रही कि नहीं हो रही, उसकी पहचान करना कि कॉपी हुई या नहीं हुई। बहुत सारी टेक्निक आएंगी अब यहाँ पर। तो यहाँ पर पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन में आपको रेस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ना है। पॉलीमरेज एंजाइम का कोई ज़्यादा डिटेल नहीं, संक्षिप्त वर्णन है, आपको पता ही है पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है। भाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जोड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए पे जोड़ देगा, डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए पे, ये बात पहले से। डीएनए लाइगेज का काम शॉर्ट सा होता है, जो पहले भी आ गया था, ओकाज़ाकी खंडों को सील करने का काम। वाहक का काम विस्तृत वर्णन है, वाहक के बारे में। प्रपोसी जीव के बारे में विस्तृत वर्णन है। इन 2 के बारे में संक्षिप्त क्यों दिया इसने, क्योंकि ये पहले आपने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। क्लियर बात, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं डायरेक्ट रेस्ट्रक्शन एंजाइम पर बात करूँगा। रेस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है, एक बार स्लाइड निकाल देता हूँ सारी, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इनको प्रतिबंधन एंजाइम भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। इसको आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कह सकते हो, इसको आप आणविक कैंची भी कह सकते हो, आणविक कैंची, ये इसके नाम हो। हुआ क्या, रिसर्च चल रही थी तब, बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस होता है। इस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के पास भेजा गया। किसके पास, ये ई कोलाई के पास आकर ई कोलाई के अंदर अपना डीएनए डाल देता है। ये ई कोलाई है। अब ई कोलाई के अंदर 2 एंजाइम ऐसे थे, नंबर 1 नंबर 2, जो इसकी ग्रोथ को रोक रहे थे। किसकी ग्रोथ को, जो डीएनए आपने डाला उसकी ग्रोथ को रोक रहे थे। एक एंजाइम तो इससे मैथिल ग्रुप जोड़ रहा था, यानी मैथिल ग्रुप जोड़ने से उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है,
और एक जो है वो इसको कट लगा रहा था, कट द डीएनए। बाद में जो कट लगाने वाला था उसको ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो न्यूक्लिक एसिड है, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस। क्या चाहिए? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। एक्चुअल में जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये भी दो प्रकृति के होते हैं, एक होते हैं एक्सो और एक होते हैं एंडो। एक्सो होता है वो डीएनए के बाहरी सिरों पर कट लगाता है, बाहरी सिरों पर। ये डीएनए के बीच में कट लगाता है। ये डीएनए के बीच में कट लगाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें अपने पास बात समझ में आई अपने को। आरडी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के मूल प्लाज्मिड में आपने जब क्या डाला कि मूल प्लाज्मिड में आप प्रतिबंधन जीन डालते हो एक बाहर से लाया हुआ, तो आपने आरडी तैयार किया। ये पहला आरडी था जो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की प्रयोगशाला में तैयार हुआ था। देन उसके बाद हम बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात आती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी आप बताओगे कि जब ई कोलाई पर बैक्टीरियोफेज डाला गया तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए वृद्धि करना बंद कर देता है दो कारणों से, क्योंकि ई कोलाई से दो प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे। एक तो उसमें मैथिल ग्रुप जोड़ रहा था और एक जो था वो डीएनए को काट रहा था। बाद में जो काट रहा था वो ही क्या कहलाया गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकृति के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक तो बाहर कट लगाते हैं और एक ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका है सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था? तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले खोजा गया था हिंडसेकिंड। कौन सा खोजा गया था? आपसे पूछ लिया जाए कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया, तो ये कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, यानी पृथक किया गया? तो याद रखना आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। क्या क्वालिटी है इसमें? ये सबसे पहले खोजा गया था। इसमें ये है कि ये 6 बेस पेयर को पहचानता है और वहाँ कट लगाता है। इस पहचान वाले स्थल को पहचान अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो पहचान का जो स्थल है उसको पहचान अनुक्रम कहा जाता है। रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या कहा जाता है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो पहचान अनुक्रम यानी हिंड सेकंड जो है वो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये किससे पृथक किया गया, आइसोलेट किया गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये कहाँ से पहचान करता है? जैसे मान लो एक डीएनए है ये, अब इस डीएनए के अंदर बेस पेयर है ना, क्षार युग्म,
तो 6 क्षार युग्म, 1 2 3 4 5 6, ये तो क्षार ही हुए। युग्म में 1 2 3 4 5 6, ये क्षार युग्म हो गए। यानी एक युग्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस विशेष प्रकार के 6 बेस पेयर वाले क्षार युग्म को ढूंढता है और वहां पे कट लगाता है। अब कौन सा है सर इसका क्षार युग्म, वो अलग बात है भाई। ए टी सी जीभ से पकड़ता है, सी टी ए से पकड़ता है, कहाँ से पकड़ता है, लेकिन 6 बेस पेयर को पकड़ के काटता है। समझ में आ गई बात? पहचान ऐसे जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके सबके पहचान जो है स्थल वो अलग अलग है। क्लियर? एक बात आपको और जाननी है कि अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके। कितने? और कितने प्रभेद से? 230 प्रभेद से। सिर्फ बैक्टीरिया के 230 प्रभेदों से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। ये बात आप याद रखो। अच्छा, ये किसका नाम है? ई कोलाई का पूरा नाम, एस्चेरिचिया कोलाई। अगर इसको इंग्लिश में लिखते हो तो आप ई वर्ड यहाँ लिखते हो और कोलाई में CO वर्ड यहाँ पे आता है ना। अगर मेरे को किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करना है तो जिस बैक्टीरिया से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया ना, उस बैक्टीरिया के अंदर देखो, दुनिया के अंदर कोई भी बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम दो ही पद्धति से बना हुआ है, दी नाम पद्धति से। इसमें एक पहला अक्षर होता है वंश का और दूसरा होता है जाति का। अच्छा, आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण दोगे तो आपको पहला अक्षर उस वंश से लेना है जिस वंश से बैक्टीरिया है। समझ में आ गई बात? यानी मैं पहला वर्ड ले लेता हूँ ई से, दूसरा और तीसरा अक्षर जाति के दोनों एक साथ लेने। समझ में आ गई? जैसे आप ये बोलते हो हिंड सेकिन, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा IN। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे ई को RI, ये आई नहीं होता है, ये फर्स्ट होता है रोमन संख्या में, बोल देते हैं बस इसको ई को RI। तो ई जो है इससे रेसिया नामकरण करवा रहे हैं हम नामकरण करवा रहे हैं और ई कोलाई का नामकरण का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई है तो एस्चेरिचिया में एस्चेरिचिया से लिया हमने ई, कोलाई से हमने लिया CO, R उसका प्रभेद है। प्रभेद आपने पढ़ा था ना, R प्रभेद, S प्रभेद, D प्रभेद, कोई प्रभेद आ जाए, R उसका प्रभेद है। और फर्स्ट ये जो है रोमन संख्या में कौन सी बार ये खोजा गया था? पहली बार खोज लिया गया, इसके बाद में और खोजा गया तो 2, इसके बाद में उसी जीव से 3 खोज लिए गए तो 3। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से तो ये हीमोफिलस में, ये हीमोफिलस से, ये इन्फ्लुएंजा से, D प्रभेद और सेकंड क्रमांक हो गया। समझ में आ गई बात? ऐसे नामकरण देते हैं। तो ये नामकरण वाली वैल्यू भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है? क्लियर? ये 230 प्रभेदों में से 900 से भी अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे गए हैं। ठीक है? ये 2 प्रकार के होते बता दिए, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है? विशिष्ट अनुक्रम की पहचान होने के बाद DNA के दोनों सूत्रों पर कट लगाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ई को RI का स्पेशल कट बताइए। तो ई को RI का एक स्पेशल कट होता है क्या? एक DNA है पूरा, इस DNA के अंदर GAATTC और यहाँ पे आप इसका अपोजिट करो GAATTC। 6 नाइट्रोजनी क्षारकों का एक ऐसा क्रम है बेस पेयर का। ठीक है? जो पढ़ने में उल्टा सीधा एक समान। अगर आप इसको 5 डेज से
3 डेज की तरफ पढ़ोगे या फिर 3 डेज से 5 डेज की तरफ पढ़ोगे तो दोनों तरफ से एक ही पढ़ा जा रहा है, इधर भी यही आ रहा है, इधर भी यही है। इसको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे इसमें आपके एनसीईआरटी में मलयालम का उदाहरण दे रखा है, मलयालम, तो आप इधर से पढ़ोगे मलयालम, इधर से पढ़ोगे मलयालम। समझ में आ रही है बात? तो अब से आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में तो 900 प्रकार के हैं, आपको किसी एक का भी पहचान स्थल याद है क्या? आप बताओगे इको आरआई का याद है, बताइए क्या है? तो इसको अच्छे से रट लो, GAATTC, इको आरआई का पहचान स्थल है ये, GAATTC। इधर भी GAATTC। क्लियर? ठीक है। अब जो रेस्ट रिएक्शन एंजाइम आएगा, कौन सा आएगा इसको काटने के लिए? ये इसको रेस्ट रिएक्शन एंजाइम कौन सा आएगा काटने के लिए? इको आरआई। वो आ रहा है, वो आकर कहाँ कट लगाएगा? आप याद रखिए, यहाँ पर अगर वो आके कट लगाता है तो हमेशा हमेशा G और A के मध्य कट लगाता है। समझ में आ गई बात? अगर मैं इनको अलग करूं तो एक टुकड़ा ऐसा बन गया मेरे पास और एक टुकड़ा ऐसा बन गया मेरे पास। ठीक है। इन सिरों को आप कहते हो चिपचिपे सिरे। क्या कहते हो? चिपचिपे सिरे। ये एक नाम दिया गया है, इसका मतलब ये है कि एक सिरा है जो अभी भी किसी बॉन्ड को जोड़ने के लिए तैयार है। अगर सीधा कट लगे, सीधा लग गया कट, G और A के मध्य नहीं लगा, तो इनको ब्लंट एंड कहा जाता है। इनको इंग्लिश में स्टिकी एंड कहा जाता है। स्टिकी, चिपचिपा। क्या? आप जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप डिजायर्ड डीएनए को काट रहे हो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप प्लाज्मिड को काटोगे, तो दोनों में ऑप्शन समान हो जाएंगे। फिर आप लाइगेज एंजाइम लगा के इन दोनों को सील कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, ये प्लाज्मिड है, समवाहक डीएनए। समवाहक यानी वाहक हो गया। ये बाहरी यानी डिजायर्ड डीएनए, इस पे कट लगाया तो कहाँ लगा? G और A के मध्य कट लग गया। इस पे कट लगाया तो G और A के मध्य। दोनों को मैं, ये चिपचिपा सीरा है, दोनों को मैं, ये चिपचिपा सीरा है, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ लाइगेज एंजाइम से। जो मेरे पास बनता है वो मेरे पास पुनर्योग्य डीएनए बन जाता है। क्लियर बात? क्लियर बात? ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में आपकी बात अटकनी नहीं चाहिए, ये पढ़ लेना आराम से। पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में हमने इसको पूरा बता दिया है। क्लियर? अब प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण भी मैंने आपको सिखा दिया है। प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। यहाँ पे एक और डायग्राम दे रखा जो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा। ये बाहरी डीएनए, ये प्लाज्मिड। मैंने इको आरआई से काटा तो वो G और A के मध्य कट लगाएगा। इधर भी चिपचिपा सिरा, उधर भी चिपचिप। दोनों को मैं लाइगेज एंजाइम से सील कर दूंगा। देखो ये ब्लू कलर का दिखा रहा है यहाँ पे। फिर इसको मैं किसी बैक्टीरिया में तो डालूंगा ना, ई कोलाई में डाला। ई कोलाई खुद मल्टीपल हो रहा है तो ये भी हो रहे हैं, और साथ साथ में इनमें वो जो डिजायर्ड डीएनए उसकी भी कॉपी होती जा रही है। ये पूरी मैकेनिज्म हो गई आपकी, ये पूरी मैकेनिज्म हो गई। क्लियर? डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन। जैसे ही आप डीएनए को कट लगा लो तो कट लगाते ही आपके हाथ में आ गया क्या? वो समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? सॉल्यूशन ही तो है। आपने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, कट गया वो। अब तुम्हारे पास टुकड़े हाथ में थोड़ी आ गए, आपको तो दिखेंगे भी नहीं। इसके लिए हमें करना पड़ता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करना पड़ता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप यदि देखोगे तो कुछ इस प्रकार की मशीन होती है, ये कूप बने होते हैं। हम सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा डाल देते हैं, कुछ छोटे टुकड़े कटते हैं, कुछ बड़े टुकड़े कटते हैं हमारे पास। और डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्जेज होता है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्जेज लगा रहता है, जिसको आप एनोड कहते हो। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता हूँ तो जो छोटे बैंड हैं, हल्के बैंड है, वो सबसे आगे निकल जाएंगे।
इसके ऊपर एक जेल लगी रहती है जिसको एगारेज जेल कहा जाता है, एगारेज जेल कहा जाता है। ये समुद्री खरपतवार से निकाली हुई होती है। जैसे ये डीएनए खंड आगे चले जाएंगे, उसके बाद में मैं इन पे एक डाई डालूंगा जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद मैं इन पे अल्ट्रावायलेट किरणें डालूंगा। जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें डाली मैंने, तो ये आपको डीएनए के खंड नारंगी रंग के दिखाई देंगे। इस प्रकार से वो दिखते हैं। उसके बाद में उनकी नेक्स्ट प्रोसेस पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन, एगारेज जेल वगैरह, ये पहले भी आया हुआ आपका, इसलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेऊँगा। कॉमन सी बात, आया था ना आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं आई क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आई थी ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।